हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे ऊपर। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारी स्क्रीन पे है, फॉर्मेशन ऑफ फेगोसोम्स इन द सेल इज द रिजल्ट ऑफ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इजेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। सबसे पहली चीज जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। इजेशन का मतलब कोई भी सेल हमारे पास में है, माना कि ये कोई सेल है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल सेल के अंदर है। अगर बाहर से कोई पार्टिकल सेल के अंदर जाता है तो उसको हम कहेंगे इजेशन, इंजेशन। और अगर हम उसे सेल से बाहर निकालते हैं तो उसे हम कहेंगे इगेशन। एक तो है इंजेशन और दूसरा है इजेशन। इंजेशन का मतलब अंदर और इजेशन का मतलब बाहर। यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल फेगोसाइटोसिस का या फेगोसोम का मतलब यहाँ पे क्या होता है। मान लिया एक बैक्टीरियम है जो कि एक सॉलिड पार्टिकल के जैसा है, तो सबसे पहले ये एंटर करेगा रिसेप्टर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उसमें। मतलब कह सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके मान लिया कोई यूकेरियोटिक सेल है जिसमें लाइसोसोम प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया किसी सरफेस रिसेप्टर से बाइंड किया और सेल के अंदर एंटर कर गया। लेकिन हमारे जो महान वीर कृमि थे जिनको हम कहते हैं लाइसोसोम, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहरी पार्टिकल से और इनका रोल डाइजेशन में भी होता है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, इस पार्टिकल को देखते ही इसके साथ अटैच होता है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं फेगोसोम। और फेगोसोम के अंदर जो यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे लाइसोसोम के, वो इस बैक्टीरिया को मार देते हैं या फिर कह सकते हो डाइजेस्ट कर देते हैं। और उसके जो रेसिड्यूज है, बचे हुए अवशेष है, उसको वापस बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और यहाँ पे लिखा हुआ है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को मतलब फेगोस सेल के द्वारा इनटेक करना, उसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। और बाहर निकालना उसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी की एक एग्जैक्ट लाइन है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली dash 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 percentage of lipid and dash 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 percentage of protein। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से जानते हैं आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसकी हम लर्निंग करें तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में कि इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन of the erythrocyte has approximately 52% of protein and 40% of lipid। यहाँ पे एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम erythrocyte की बात ना भी करें, किसी टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो लिपिड से ज्यादा होता है। मतलब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन, अगर हम किसी टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन, कौन सा बायोमोलिक्यूल सबसे अधिक अमाउंट में मिलेगा। ऑप्शन एक प्रोटीन, दूसरा लिपिड, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। हम कहेंगे हमारा आंसर जाएगा प्रोटीन। जनरली जो टिपिकल सेल्स होती है, टिपिकल एनिमल सेल या ह्यूमन सेल की अगर हम बात करते हैं तो 50% के आसपास प्रोटीन मिलता है और कह सकते हो 40 या 42% के आसपास लिपिड मिलता है, जनरली बात की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, proteins those can be easily extracted from the plasma membrane are called। तो हम इसे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट आर पेरिफेरल प्रोटीन्स। हम ये जानते हैं कि डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, हमने सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक है इंटीग्रल और दूसरे हैं पेरिफेरल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि मान लिया ये सेल मेम्ब्रेन है जिसमें यहाँ पे ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर में अगर कोई प्रोटीन पूरी तरह सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है तो उसको हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। और जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी स्टेट करती है कि पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करें टोटली बरीड प्रोटीन्स की तो इनको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये चैनल्स या फिर पंप की तरह काम कर सकता है। चैनल या पंप का रोल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को
मेम्ब्रेन के एक स्थान से यानी कि एक साइड से दूसरी साइड ले जाने में ये हेल्प करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following statement about cell wall are correct? तो हमें बताना है कि सेल वॉल के रिगार्डिंग निम्न में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये लाइन हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के लिए करेक्ट हो सकती है लेकिन सेल वॉल के लिए नहीं। सेकेंड थिंग, इनका फंक्शन है कि ये सेल के शेप को डिटरमाइन करता है, करेक्ट है। प्रोटेक्ट्स cell from mechanical damage and protects cell from infection, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम बात करें एनिमल सेल की और अगर हम बात करें प्रोटोजोअन्स की तो वहाँ पे हम कहेंगे सेल में सेल वॉल अब्सेंट रहे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एफ, प्रोवाइड बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपके पास में ये सेल वॉल है वो क्या करती है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंट्री को यहाँ पे रोक देती है। नेक्स्ट ऑप्शन जी या स्टेटमेंट जी, क्वासी फ्लूइड इन नेचर, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। एच, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की तो हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी, स्टेटमेंट बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, उसके बाद में एफ स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके बाद में एच और आई स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 3। और थोड़ा सा स्टडी करते हैं सेल वॉल के बारे में। अगर हम बात करें सेल वॉल की तो पहली लाइन एनसीईआरटी कहती है कि अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। फिर एनसीईआरटी कहती है कि कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंजाई एंड प्लांट्स। यहाँ पे फंजाई और प्लांट्स की बात की गई है। उसके अलावा भी हम जानते हैं कि कुछ अदर मेंबर भी है वहाँ पे ये सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जैसे कि मोनेरा है। मोनेरा के अधिकांश सदस्यों में या माइकोप्लाज्मा को छोड़ के सब में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और अगर हम बात करें प्रोटिस्टा में तो डायटम्स है, डाइनोफ्लैजिलेट है, और यहाँ पे स्लाइम मोल्ड की जो सेक्सुअल स्टेट है वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सेल वॉल देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे कहा गया है कि सेल वॉल के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है कि ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। सेकेंड, ये सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा इनका फंक्शन है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन वाया प्लाज्मोडेस्माटा, उसमें ये हेल्प करता है। और फोर्थ, ये अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स की एंट्री को रोक देता है। अगर हम बात करें एल्गी के सेल वॉल की तो इम्पोर्टेंट लाइन है, एल्गी प्लांटी में इंक्लूडेड है, लेकिन इनके सेल वॉल में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ये इसमें सेलुलोज तो होता ही है, उसके साथ में आपको मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल गैलेक्टेंस और मेनन्स। इसके अलावा मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको ये चारों चीजें आनी चाहिए, पहला सेलुलोज, दूसरा गैलेक्टेंस, तीसरा मेनन्स और चौथा मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें किसी प्लांट सेल की तो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट रहेगा, हेमिसेलुलोज प्रेजेंट रहेगा, पैक्टिन प्रेजेंट रहेगा, और स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम जनरली एक्सपांसन प्रोटीन कहते हैं, जो कि मोस्टली अगर हम देखें तो प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट रहेंगे, जो इसकी जो कैपेबिलिटी है ग्रोथ की उसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्राइमरी सेल वॉल के पास में कैपेबिलिटी है कि वो क्या करे, ग्रोथ कर पाए, उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो सकती है, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपनी साइज को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। और ये जो कैपेबिलिटी है जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा ये कैपेबिलिटी कम होती जाएगी। अगर हम बात करें सेकेंडरी वॉल की तो इसके पास में एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी नहीं है और ये इनर टू प्राइमरी सेल वॉल बनता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे मैं बात करूं प्राइमरी सेल वॉल है, तो यहाँ पे बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल, और यहाँ पे अगर टर्शियरी सेल वॉल बनेगी तो यहाँ पे बनेगी, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी मिडल लैमेला।
फिर यहाँ पे मिडल लेमिला की बात की गई है। मिडल लेमिला इज अ लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट which holds or glues the different neighboring cell together in plants। अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल में क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कि ये आपके सेल है और इसमें इस टाइप से प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट रहेंगे, जो क्या करेंगे? नेबरिंग सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है उसको आपस में कनेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो हम कंसेप्ट लर्न करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। स्टेटमेंट फर्स्ट, कंटेन डीएनए। हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक सेल के समान डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। सेकंड थिंग, इन दोनों के पास में सेल मेम्ब्रेन है, और हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन्स लिखा है मतलब यहाँ पे क्या है? दो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, एक आउटर और दूसरी इनर, और दोनों की प्रॉपर्टीज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलर होती है। मतलब कि जो आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक परमिएबल होती है विद कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। और जनरली अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्डेड रहती है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीजन है, यानी कि नए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन है, प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में फिजन के द्वारा होता है। मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। ये डायग्राम हमें बहुत सारी चीजें बता रहा है। पहली चीज कि दोनों के पास में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, दोनों के पास में अपना खुद का आरएनए और डीएनए प्रेजेंट रहता है। इसमें सिमिलर एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे। सिमिलर एंजाइम कहने का मतलब वो एंजाइम जो, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो डीएनए पॉलीमरेज होगा, और अदर जो स्पेसिफिक फंक्शन को छोड़ के जो एंजाइम है वो इनमें क्या मिलेंगे? सिमिलर मिलेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि दोनों में ही कैपेबिलिटी है एटीपी फॉर्मेशन करने की। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानते हैं कि एटीपी प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग ये पॉइंट खटक रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट एटीपी कहाँ बनाता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब हमने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी और उसमें हमने एटीपी और NADH2 का प्रोडक्शन किया था, तो सिमिलैरिटी में एक पॉइंट ये भी ऐड किया जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही एटीपी प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं। मतलब दोनों में ही जो आपके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। और हम यहाँ पे लर्न भी करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पे अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है वो जनरली आप कह सकते हो या तो सिलेंड्रिकल कह दो या सॉसेज शेप कह सकते हो। अगर यहाँ पे यहाँ पे वर्ड यूज किया है रॉड शेप, लेकिन एनसीईआरटी ने इसके लिए वर्ड यूज किया सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो अलग अलग सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो वेरिएबल होता है। और अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको लेंस शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसके पास में क्रिस्टे प्रेजेंट रहते हैं जो कि इनफोल्ड होते हैं इनर मेम्ब्रेन के, और इनके ऊपर ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि एटीपेस की तरह काम करते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रोमा है वहाँ पे आपको थाइलेकोइडल ग्रेना देखने को मिलती है। थाइलेकोइडल ग्रेना के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो डज नॉट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनके पास में किसी भी टाइप का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फाउंड इन ऑल सेल्स प्लांट एंड एनिमल। ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहेगा। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूँ तो ये ओनली और ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहेगा, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा। इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इट यूजेस ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन का यूज करता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। आगे चलते हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन देख के आप सभी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और हम सभी को आंसर भी पता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं ये अकर करता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के दोनों और यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होकर एटीपी का फॉर्मेशन हम करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो बहुत अच्छा डिफरेंस है किन किन के बीच में। हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि मैंने गलत पिक्चर क्लिक कर दी। तो आगे हम पहले इस जो टॉपिक हमारे सामने आया है पहले उसको लर्न करते हैं, फिर आगे हम डिफरेंस देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास में है एसएलपी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहा गया है कि जो एसएलपी है उसमें हम क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन refers to the type of phosphorylation in which phosphate group is transferred to a substrate to ADP। अगर हम बात करें SLP की तो ये कहाँ कहाँ पे अकर करता है, तो जहाँ पे भी डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस होगा वहाँ पे हमें एसएलपी देखने को मिलता है। और अगर हम किसी रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें जो कि एरोबिक है, उसमें हम 3 स्थान पे ये प्रोसेस देख सकते हैं। पहला जो रिएक्शन है वो आपके 1,3-PGA से जब हम 3 PGA का फॉर्मेशन करते हैं, जब हम 1,3-BPGA से 1,3-PGA से जब हम 3 PGA का फॉर्मेशन करते हैं तो उस दौरान आपके पास में क्या रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी पे ट्रांसफर करके एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं। सेकेंड स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में ही है, पीईपी से पायरुवेट का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे भी हम डायरेक्ट एडीपी के साथ में फॉस्फेट जोड़ के एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और थर्ड स्टेप हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में, जब हम सक्सिनाइल को एंजाइम को सक्सिनिक एसिड में चेंज करते हैं तो हम जीडीपी के साथ में एक फॉस्फेट जोड़ के जीटीपी का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको फर्दर ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है एटीपी में। तो ये तीनों प्रोसेस हम पढ़ते हैं एसएलपी के अंतर्गत। अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ पे अकर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। और किस कैसे कम अकर करता है उसके बारे में थोड़ी देर में आगे हमारे पास में जो स्लाइड है उसमें इसके बारे में डिटेल अवेलेबल है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें आगे के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या कह रहा है, अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्टेटमेंट हमने बात की थी साइटोप्लाज्म यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की बात, सॉरी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है, और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है। और ये कहाँ पे होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम जानते हैं ईटीएस के अंदर। इसकी डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी, इसको पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन व्हिच यूजेस द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू जनरेट एटीपी। यहाँ पे हम ईटीएस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम क्या करेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करेंगे और फर्दर उससे एटीपी का निर्माण करेंगे। Next is a phosphate group is directly removed from a substrate by a coupled reaction and transferred to the ADP। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप आर एडेड फ्रॉम द एनर्जी रिलीज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सीधी सी बात आप आसानी से समझ सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन है और ये इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन है। नेक्स्ट स्लाइड इज अकर इन द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, इसके बारे में हमने बात कर ली है और ये कहाँ पे होगा, ईटीएस में होगा। इसमें अगर हम बात करें FAD एंड NAD आर रिड्यूस्ड, यहाँ पे FADH एंड NADH आर ऑक्सीडाइज्ड। क्या आप इस पॉइंट को समझ पाए? मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो पॉइंट है वो मेरी एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी से आउट का है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। लेकिन ये वाला पॉइंट हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ईटीएस में NADH और FADH का ऑक्सीडेशन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, उसको हम ईटीएस में ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी से एटीपी बनाते हैं।
अगर हम बात करें 4 ATP आर प्रोड्यूस्ड, अगर हम टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ATP का जो प्रोडक्शन है वो हम किसके द्वारा करते हैं, नेट प्रोडक्शन की बात चल रही है, वो किसके द्वारा होता है, SLP के द्वारा होता है। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो 4 ATP है वो SLP से बनते हैं, और अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल में 2 ATP SLP से बनते हैं। अगर हम एक ग्लूकोज के लाइसिस की बात करते हैं, और यहाँ पे जो 2 ATP है उसका हम वापस यूज कर लेते हैं इसी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, तो यहाँ पे जो नेट गेन है वो 2 का है, और 2 यहाँ से, तो हम कह सकते हैं 4 ATP यहाँ से हमको मिलेंगे, और 34 ATP आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ETS। तो अगर हम बात करें 4 ATP का जो नेट प्रोडक्शन है वो SLP से होगा, और 34 ATP का नेट प्रोडक्शन कहाँ से होगा, ETS से होगा। चेंज ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ द सबस्ट्रेट इज लेस, और यहाँ पे ज्यादा होगा, और पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट का पार्शियल ऑक्सीडेशन अगर करता है, यहाँ पे अगर मैं समझना चाहूँ तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो फॉस्फोराइलेशन है और जो रिडक्शन है, सॉरी फॉस्फोराइलेशन है और जो ऑक्सीडेशन है वो एक साथ एक ही रिएक्शन में अगर करें। जैसे कि अगर हम बात करें 1,3-PgAl से 1,3-PgAl से 1,3-PGA का जो फॉर्मेशन है वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और वहां पे आपके पास में ATP का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो उससे उसको इसको वहां से रिलेट किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटो फॉस्फोराइलेशन की, जो कि हमारा टॉपिक था और जो टॉपिक हमने पीछे पढ़ा वो गलती से छिड़ गया था, बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो ATP का सिंथेसिस है वो किसके द्वारा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होगा, और किससे होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से होगा। मतलब कि यहाँ पे किसी सबस्ट्रेट का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, जिससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी सहायता से हम ATP का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन का कैसे होगा, यहाँ पे द सिंथेसिस ऑफ द ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब लाइट रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो फोटोफॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोराइलेशन होगा उसको हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये क्लोरोप्लास्ट में अकर करता है। In oxidative phosphorylation, the release the hydrogen is accepted by NAD and NAFAD, और यहाँ पे होते हैं NADP। अगर मैं आपसे पूछूं NAD का फुल फॉर्म क्या है और NADP का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको आना चाहिए, NCERT में मेंशन है। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और इसका फुल फॉर्म होगा निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ध्यान रखना है कि जो फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है NAD और FAD का, और जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है वहां पे NADP का ऑक्सीडेशन होगा, और FAD NADP का होगा सिर्फ। अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर इन द बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी में होगी और सभी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स ओनली इन ऑटोट्रॉफ्स एंड स्पेशली अगर हम बात करें तो प्लांट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इसमें 2 या 3 कंसेप्ट आपके चेक किए जाएंगे। सबसे पहली चीज इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम किन किन ऑर्गेनल को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद में उन सभी ऑर्गेनल के फंक्शन आपको आने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन लर्न करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल ऑर्गेनल एंड दीज ऑर्गेनल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। Which of the following options represent correct function of these organelles? सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा कि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल को इंक्लूड करते हैं उनको आइडेंटिफाई करें। तो सिंपल सी ट्रिक है EGLV, EG लव, ई मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ये 4 आपके पास में क्या है, ऑर्गेनल है जिनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो उनके फंक्शन की बात करें, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ये फंक्शन है किसका, SER का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन करने के कैपेबल होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, तो अगर हम जानते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका जो ग्लाइकोसाइडेशन होता है वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी। तो ग्लाइकोप्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होगा, गोल्जी बॉडी के द्वारा।
सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हम जानते हैं कि गोल्जी बॉडी रोल प्ले करता है, और ये वाला फंक्शन भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। स्टोरेज ऑफ वाटर, हम जानते हैं कि वैक्यूल में जो एक्सेस वाटर है सेल का वो स्टोर रहता है। और अगर हम बात करें डिटॉक्सिफिकेशन की, तो ये फंक्शन है SER का। SER सब्सटेंसेस का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और जो स्टेटमेंट F है वो है डाइजेशन। हम जानते हैं कि लाइसोसोम में डिफरेंट टाइप के, कह सकते हैं लगभग सभी प्रकार के हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट रहते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, और जिसके लिए यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें कंटिन्यूअसली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है H+ का इनटू द लाइसोसोम। फिर अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये फंक्शन किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते। फोटोसिंथेसिस भी फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर जाएगा स्टेटमेंट या ऑप्शन 2, ऑल एक्सेप्ट G एंड H। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसका स्टे या उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। वह यहाँ पे हमसे कहा गया है कि मेनी ऑफ दीज ऑर्गेनेल आर कंसिडर्ड टुगेदर एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनेल का फंक्शन, एक ऑर्गेनेल का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे ऑर्गेनेल के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा, और एक कंटिन्यूअस पाथवे के द्वारा एक फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन, तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है RER के द्वारा। फिर वो वेसिकल से होता हुआ गोल्जी बॉडी की सिस फॉर्म पे जाता है, और वहां पे गोल्जी बॉडी उसको क्या करता है? ग्लाइकोसाइलेट करता है, जिससे ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम को हम किसमें इंक्लूड नहीं करते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो नॉट कोऑर्डिनेटेड है विद दीज ऑर्गेनेल्स। फिर आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो हम आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग चैनल। थैंक यू।